इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार सुबोध जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और लगातार हम इनसे G20 का जो समिट हो रहा है इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो चर्चा किए जा रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, द्विपक्षीय वार्ता भी जो हुई है उसको लेकर। कुमार सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ इस चर्चा में आप जुड़े हैं। जरा अब ये बताइए, हम लोग कल तक तो बहुत चर्चा हम करते आ रहे थे, लेकिन कल जो डिक्लेरेशन आया उसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात सामने आई और आज उस पर तो सहमति चीन वहां पर देते हुए दिखाई दिया, सबकी सहमति से वो सामने आया डिक्लेरेशन। लेकिन आज वो उसकी तिलमिलाहट दिख रही है क्योंकि BRI प्रोजेक्ट को सदमा लग रहा है, धक्का लग रहा है। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? क्या ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है इकोनॉमिक कॉरिडोर? ये चीन के लिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये चीन के लिए सबसे सुनहरा अवसर है, ये झटका नहीं है। मैं कल सुबह में भी ये बता रहा था कि जो भारत चीन रशिया के खिलाफ कुछ ऐसे रेजोल्यूशन नहीं पास होने देंगे, मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि चीन खुद चाहता है कि BRI प्रोजेक्ट से निकलना। शी जिनपिंग को अपने ही कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी उनको बहुत क्रिटिसाइज कर रही है। बहरहाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जब इंडिया के मामले गया था कि हमारा जो अक्सियाई चाइना है उसमें और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें उन्होंने केस हार गए थे। पाकिस्तान में उनकी हालत खराब है। तो अभी चीन जो है इसकी आलोचना करके वो ये सोच रहा है कि दुनिया के ऊपर में ठीकरा फोड़ दे कि तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन अंदर की खबर यह है कि चीन खुद भी इससे निकलना चाह रहा है। BRI प्रोजेक्ट उसका सबसे फेल प्रोजेक्ट है दुनिया के अंदर में, और उसमें उन्होंने आम सहमति नहीं बनाई थी। वो उसमें उनको इन्वेस्ट करना था और आधे पैसे वो इन्वेस्ट करेंगे, आधे पैसे जो जिस जिस जहां से गुजरेगा वो। अब पाकिस्तान में उनकी हालत खराब है। पाकिस्तान में वो किसी तरह से निकलना चाहते हैं, दलदल में फंस चुके हैं। टेररिस्ट उनके उनके लोगों को, इंजीनियर्स को किडनैप कर लेते हैं। वो आगे उनकी प्रोजेक्ट बढ़ नहीं रही। तो ये वो थोड़ी सी आलोचना करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि आपने वैकल्पिक रूप से, मैं आज आपको पॉडकास्ट कर रहा हूं, चाइना खुद इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा। क्योंकि ये ट्रेड है, ट्रेड में वो खुद इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करेगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो निकलने की कोशिश कर रहा है BRI प्रोजेक्ट से खुद ही। BRI प्रोजेक्ट उसका सबसे फेलियर प्रोजेक्ट है। और शी जिनपिंग की यह हालत है कि वो अगले बार चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे उस पर भी शक है, क्योंकि उनकी यहाँ रियल एस्टेट ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। एक कंपनी ने उनको नीचे गिरा दिया है। दूसरे ये BRI प्रोजेक्ट था, वो दोनों से ही। अब इस दोनों से निकलने के लिए चीन ने एक अपने लिए मौका तलाश किया है और इस तलाशी में वो सोच रहा है कि किसी तरह से हम कहें। आप ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में वो हिंदुस्तान के साथ हर तरह की कोऑपरेशन जताने के लिए, यदि आप ग्लोबल टाइम्स देखें तो उन्होंने कहा कि जो मैं इस एरिया में कंट्रीब्यूट करूंगा। इसीलिए उनके लिए वो फेल प्रोजेक्ट, उनके लिए भी वो नकारा प्रोजेक्ट है। उनके देश के लोगों ने नकार दिया है। कोई पाकिस्तान में जाके BRI प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाह रहा। पहले तो पाकिस्तान से निकलेगा तभी तो कहीं बनेगा ना। इसीलिए हाँ। वो उनकी तिलमिलाहट नहीं, वो जश्न मनाए वहां पे कि किसी दूसरे कंट्री के नाम पे वो कहेंगे कि देखो जी, एक अमेरिका ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो अपने को कंसोल कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि उनके पास पैसे से नहीं है। वो कुछ इस प्रोजेक्ट को लेकिन नहीं। अगले महीने BRI के तीसरे सम्मेलन की घोषणा भी चीन ने की है। चीन ने की है ना, वो निकलना चाहता है। अब इसी पे ठिकरा फोड़ेगा कि हम देखो जी, ये इन लोगों ने अपना कर दिया, अब हमको भी पैसे देने पड़ेंगे। अब उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया को भी ब्रिक्स में लाएंगे। बात यह है कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जो अभी अभी जो जो डेटा है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जो इकोनॉमी टिल्ट कर रही है। क्यों ब्रिक्स बनी? ब्रिक्स इसीलिए बनी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, IMF की रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया कि जो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उससे इकोनॉमी शिफ्ट करके सदर्न हेमिस्फेयर में आ रही है। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है? ब्रिक्स में आप देखें तो इंडिया के पास मैन पावर है, चाइना के पास मैन पावर है, और रशिया और ब्राजील के पास जो है रिसोर्सेज है। इसी का ये कॉम्बिनेशन है ब्रिक्स। और सब तो कंट्री को हम ऐसे ही आगे पीछे करने के लिए ले लिए, साउथ साउथ अफ्रीका को और इन सबको। लेकिन जो मेन जो रिसोर्सफुल कंट्री है, इसी पे इन्होंने अपनी बैंक बनाई। तो हमारा चीन के साथ प्रीत की रीत चल रही है। हम यूनाइटेड भी हैं और डिफरेंशिएट भी करते हैं एक दूसरे से। हम डिफर भी करते हैं एक दूसरे से, और हम कुछ मामले में यूनाइटेड भी। हमारे पास भी चॉइस नहीं है, उनके पास भी चॉइस नहीं है। हमने सांघाई कोऑपरेशन में उनके साथ हैं, ब्रिक्स में उनके साथ हैं। कुछ मामले में हम उनके उनके खिलाफ हैं। वो भी जानते हैं कि जो ये कुछ संभव नहीं है। वो हर बार गलवान में यहाँ वहां आके
दो चार पटाखे छोड़ के बस इधर उधर हो गया दिखाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि तिब्बतियन कॉरिडोर में आके लड़ाई लड़ लें। तिब्बतियन कॉरिडोर में का 10% पॉपुलेशन है। सिंजियांग स्टेट में उनकी पॉपुलेशन ही नहीं, मुस्लिम है, और वो मुस्लिम्स ऑलरेडी उनके सिंजियांग में उनके विरोध कर रहे हैं सिंजियांग स्टेट में। तो चाइना के अंदर की बात जब तक आप नहीं जानेंगे ना, तब तक उस परिप्रेक्ष्य में इसकी एक्सप्लेनेशन करना मुश्किल होगा। आप देख लीजिएगा, मैं आज बोल रहा हूं, जैसे कल सुबह मैंने बोला था ना कि नेटो वर्सेस नॉन नेटो कंट्री का है, और इंडिया इस रशिया को एक तरह से इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिया ने कोई भी रेजोल्यूशन रशिया के खिलाफ पास नहीं होने दिया, क्योंकि इंडिया की आर्थिक मामला जुड़ा हुआ है रशिया के साथ। वो सिर्फ तेल लेता नहीं है, तेल को रिफाइन करके बेचता भी है, उससे भी पैसा कमा रहा है इंडिया। कि आर्थिक मामला जुड़ा हुआ है। यहाँ बीआरआई प्रोजेक्ट में सबको बुला रहे हैं, बीआरआई प्रोजेक्ट में ये अंतिम कंक्लूडिंग उनका ये है। आप देख लीजिएगा, आप भी रहेंगे उस सम्मेलन में, आप रिपोर्ट करेंगे, और मुझे, मैं यदि आऊंगा तो आप देखिएगा कि उससे निकलना चाह रहे हैं। लेकिन अब एक वो जो चाल वो चीन क्या है, अब जैसे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें यूएई और सऊदी अरब है। अब चीन कह रहा है कि यूएई और सऊदी अरब को ब्रिक्स में भी शामिल करने की मांग जो कर रहा है, ये क्या है? हाँ, ब्रिक्स में इंडिया ने भी प्रस्ताव दिया था कि इन लोगों को शामिल करो ब्रिक्स में। हाँ, तो वो भी इसकी हिमायती करने लगा। ब्रिक्स में शामिल करने की बात तो इंडिया भी करता है। हाँ, इन लोगों को शामिल करो, क्योंकि ब्रिक्स जो बना है वो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट पे बना है, और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट पे इंडिया खुद बोलता है कि ग्लोबल साउथ का बात करो। ग्लोबल साउथ की बात तो भारत खुद कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि पूरी जो इकोनॉमी रिसोर्सेज जो हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और टेक्नोलॉजी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आप देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सबके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, लेकिन सारी टेक्नोलॉजी इनके पास। जी